Welcome to Reading Comprehension Session 8. In this particular session, I'll try and address a very common issue that majority of students face when they tackle longish passages. CAT के passages ज़्यादातर 600 से कभी-कभी 625 वर्ड्स तक लेंथ के भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये समस्या मेरे सामने कई बार रखते हैं कि शुरुआत में तो समझ आ रहा होता है, पर जैसे-जैसे सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ तक वो पहुँचते हैं, चीज़ें भूलने लगती हैं। So a common problem students have is they zone out as the reading goes further. I'm sure many of you must have experienced the same problem. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आज के इस सेशन में इस पैसेज से मैं आपको यही सिखाना चाहूँगा कि लंबे पैसेजेस को हम टुकड़ों में पढ़ते हैं और समराइज़ेशन एक ऐसा स्किल सेट है, अगर इसको हम अप्लाई करें, तो फिर ज़ोन आउट होने की जो प्रॉब्लम है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। You might argue, but it's not possible during the test to summarize the entire passage. I understand during the D day, you cannot summarize a write up, especially you cannot write down the milestones. But while you practice as beginners, I think summarization is something we should do on a regular basis. तो आइए आज का एक राइट अप हम देखते हैं और इस पे हम समराइजेशन टेक्निक को यूज करेंगे। So here comes this passage. It is once again about a very interesting topic. ऐसे कुछ टॉपिक्स आजकल डिस्कशन में हैं जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। जैसे पिछले कुछ पैसेजेस में हमने मैटर की जगह एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट देखा। ऐसे ही कई बार साइंटिफिक व्यू पॉइंट्स को चैलेंज करने वाले राइटअप्स भी हम देख चुके हैं। एक बहुत कॉमन डिस्कशन जो होता है वो जियोसेंट्रिक थियरी को लेकर के है। पहले ऐसा माना जाता था कि सूरज जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, लेकिन गलीलियो ने, कोपरनिकस ने, टॉलमी ने आगे आकर के ये साबित कर दिया कि ये गलत है और सूरज जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है और हम सब सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। तो जैसे-जैसे हमारा नॉलेज बेस एक्सपैंड होता है, हमारे डेटा पॉइंट्स इम्प्रूव होते हैं, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया भी धीरे-धीरे बदलता है। तो एग्रीकल्चर को लेकर के भी कुछ इसी तरह की पहले मिसकॉन्सेप्शंस थे और कुछ तो ऐसे आइडियाज़ हैं जो अभी तक हम सही मानते थे, लेकिन धीरे-धीरे रिसर्च से और हिस्टोरिकल एविडेंस से ये पता चला कि कई सारे आइडियाज़ जो हम पहले सही मानते थे, वो अब गलत साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। So let's quickly have a look at this passage. As I said, it puts forth a very interesting perspective about the agricultural revolution and more specifically about wheat. Wheat जो है गेहूं, जिसे साइंटिफिकली क्रिटिकम एस्टिवम भी कहते हैं, ये आज हमारे स्टेपल डाइट का हिस्सा है। गेहूं के बिना जिंदगी को सोचना भी मुश्किल है। किसी भी हम ब्रेड की बात करते हैं तो व्हीट के बिना तो ब्रेड संभव ही नहीं है और आज हमारे क्विज़ीन का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। पर यहाँ हमारे सामने एक राइट अप है जो पूरे के पूरे व्हीट को लेकर के जो हमारा ऑप्टिमिज्म है, जो इस सीरियल को लेके पॉजिटिविटी है, उसको यहाँ पर चैलेंज कर रहा है। सो आई विल डू सम माइलस्टोन मैपिंग फॉर यू और फिर इन दोनों पैराग्राफ्स को हम एक सेंटेंस में समराइज करने की भी कोशिश करेंगे। ओवरऑल जो पैसेज है वो लगभग 450 वर्ड लेंथ की है और ज़ोन आउट होने की प्रोबेबिलिटी बनती है अगर आप बिगिनर हैं। सो लेट्स क्विकली गो फॉर अ माइलस्टोन मैपिंग। शुरुआत ही पैसेज की इंटरेस्टिंग है। देख के समझ आ रहा है कि ऑथर हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। वो सीधे-सीधे कह रहा है थिंक फॉर अ मोमेंट। थिंक वर्ड को पढ़ के समझ आता है कि ऑथर हमें एड्रेस कर रहा है। आगे देखते हैं तो हिस्टोरिसिटी का ज़िक्र दिख रहा है। इस तरह के जब टाइम फ्रेम बाउंड एक्सप्रेशंस नज़र आते हैं तो समझ जाना चाहिए कि ऑथर जो है वो एक हिस्टोरिकल अकाउंट प्रेज़ेंट करेगा। और आगे अगर थोड़ा-सा देखें तो व्हीट को पहले वाइल्ड ग्रास माना जाता था, लेकिन कुछ ही समय में लगभग अ कुछ मिलिनिया तक तो इसको अ, हम
अलग तरह से देख रहे थे, पर थोड़ा ही समय बीतता है और फिर पूरा का पूरा जो वीट को देखने का नज़रिया है, वो बदल जाता है और हर जगह लगभग वीट अब ग्रो होता हुआ नज़र आता है। सो देयर इज़ अ कंपैरिज़न बिटवीन हाउ ट्रेडिशनली दिस सीरियल वाज़ लुक्ड एट, इसको हम घास समझते थे, मतलब हम इसे अनइम्पोर्टेंट मानते थे और फिर अचानक से जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो बदल जाता है और वीट सबसे सक्सेसफुल पौधों में से एक नज़र आने लगता है और लगभग वो पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है। और इसका ज़िक्र यहाँ पर डेटा पॉइंट्स में दिया हुआ है। पैसेज appears to show historicity of wheat. It talks about how wheat moved on from being a very petty grass to being a very successful plant and a crop that later on covered almost every square inch of this planet. Okay. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सो कॉल्ड घास जो है वो यूबिक्विटस कैसे हो गई? यूबिक्विटस वैसे तो भगवान को माना जाता है बिकॉज़ गॉड इज़ ओमनी प्रेज़ेंट और एवरीवेयर। तो व्हीट कहीं न कहीं गॉड वाले स्टेटस पर पहुँच गई और हर जगह हो गई। नाउ इट मेक्स सेंस टू समराइज़ these 2 पैराग्राफ्स इंटो अ सिंगल लाइन। तो जो हमने माइलस्टोन्स मैप किए हैं, हम उनके बेसिस पे कह सकते हैं कि लार्जली यहाँ पे जो डिस्कशन है वो इस बात पर है कि कैसे गेहूं या वीट, जो कि एक ग्रास कैटेगरी को बिलोंग करता था और उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, एकदम से वो कुछ ही मिलीनिया में एक डोमिनेंट स्पीशीज में तब्दील हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन कीप the milestones in mind and summarize these two paragraphs into one single sentence। अब इसका फायदा ये होगा कि जब हम पैसेज में आगे बढ़ेंगे और राइट अप एक्सटेंड होगा, तो हमें याद रखने में आसानी होगी कि हमने क्या पढ़ा है। सो एज बिगिनर्स you should write a laconic sentence, one short sentence, and try to summarize the paragraph that you have read। एक या दो पैराग्राफ्स एक साथ भी पढ़े जा सकते हैं और उनको एक या दो सेंटेंसेस में हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में जो लास्ट स्टेटमेंट है वो एक क्वेश्चन है, तो अब प्रोबेबिलिटी बनती है कि इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑथर का लिखने का तरीका आर्ग्यूमेंटेटिव नजर आ रहा है, क्योंकि शुरू से ही ऑथर हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। वो हिस्टोरिसिटी, डेटा और नंबर्स के थ्रू अपनी बात को सामने रख रहा है। मूविंग ऑन, दिस इज अ स्लाइटली लॉन्गिश पैराग्राफ। एक बार फिर से हम माइलस्टोन्स को मैप करते हैं। लेट्स सी इफ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस पैराग्राफ्स बीन आंसर्ड ओवर हियर और नॉट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन को आंसर किया गया है और कुछ और माइलस्टोन्स हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे पास्ट में ये बताया गया है कि जो अर्ली मैन था वो नोमैडिक लाइफस्टाइल बिताता था, वो हंटर गैदरर था और ये उसके लिए काफी कंफर्टेबल था। एक बार फिर से 10,000 साल पहले की बात हो रही है और फिर एक काउंटर पॉइंट है जो बट के फॉर्म में आता है कि अब चूंकि हम वीट ग्रो कर रहे थे, तो हंटिंग गैदरिंग वाला जो हमारा एडवांटेज था वो जाता रहा और हम कल्टीवेशन की तरफ शिफ्ट हुए। इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन वेव्स ऑफ चेंज, तो ऐसा माना जाता है कि देर आर 3 वेव्स ऑफ चेंज। ये मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ, पैसेज में कहीं लिखा नहीं है, बट एज आई ऑलवेज से बैकग्राउंड रीडिंग हेल्प्स अ लॉट। तो यहाँ पर भी ये बैकग्राउंड समझने से फायदा है। देर आर 3 वेव्स ऑफ चेंज दैट वी टॉक अबाउट। आप कभी एल्विन टॉफलर को अगर पढ़ेंगे, हु हैपेंस टू बी अ वेरी लीडिंग फ्यूचरोलॉजिस्ट एंड इज द ऑथर ऑफ 3 मोमेंटस बुक्स, फ्यूचर शॉक, पावर शिफ्ट एंड द थर्ड वेव। तो एल्विन टॉफलर जो है, इन तीनों किताबों में दिखाते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो कैसे कैसे डेवलप हुआ और आगे चलकर क्या होगा। तो अपनी एक किताब में टॉफलर ये बताते हैं कि बदलाव की बेसिकली 3 वेव्स हैं। तो जो सबसे पहली वेव ऑफ चेंज मानी जाती है उसे एग्रीकल्चर माना जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर ने इंसान को फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर में तब्दील कर दिया और सेटल्ड लिविंग को प्रमोट किया।
अर्ली मैन वाज नोमैडिक, हम शिकार करते थे, हम जंगलों में भागते थे, हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे, ओमनीवोरस थे ज़्यादातर। लेकिन एग्रीकल्चर ने क्या किया? एग्रीकल्चर ने हमको एक जगह पे सेटल कर दिया। अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत सारी जो सभ्यताएँ हैं, वो नदियों के आस-पास, वाटर बॉडीज़ के आस-पास पनपी, बी इट इंडस वैली, बी इट सुमेरियंस, बी इट मेसोपोटामियंस, राइट? बी इट द इजिप्शियंस, ये सब नदियों के आस-पास सभ्यताएँ पनपी। और इसकी वजह ये थी कि नदी के उसी पानी को एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता था, ह्यूमन कंज़म्पशन के लिए भी वो इम्पोर्टेंट था। तो इस तरह से एग्रीकल्चर ने इंसान को एक जिप्सी लाइफ़ से सेटल्ड लिविंग की तरफ प्रमोट किया। लार्जली इसको बहुत पॉज़िटिव माना जाता है, लेकिन हमारे सामने अभी ये जो राइट अप है, ये दिखा रहा है कि ये जो शिफ्ट था गैदरर हंटर वाले स्टेज से और सेटल्ड लिविंग पर आना, स्पेशली बिकॉज़ ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, ये हमारे लिए डेट्रिमेंटल साबित हुआ। और ये पार्ट इस पूरे पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है कि कैसे व्हीट ने हमको धीरे-धीरे करके गुलाम बना लिया। So over here it is written that human beings started investing more and more effort in cultivating wheat, and we had to actually protect it, and we had to take great care of it. Wheat की देखभाल लगभग वैसी ही इंसान करने लगा जैसे वो अपने बच्चों की कर रहा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि कैसे व्हीट ने हमारा अटेंशन सीक किया और फार्मर्स को उसे गार्ड और प्रोटेक्ट दोनों ही करना पड़ा। और व्हीट बहुत डिमांडिंग क्रॉप था और लगातार हमारा जो पूरा एफर्ट था, फोकस था, वो बस इसी क्रॉप को उगाने में, प्रोटेक्ट करने में और नर्चर करने में लगने लगा। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ओवर हियर। अब इस पैराग्राफ को भी अगर एक लाइन में हमें समराइज करना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हीट ने हमें एक तरह से डोमेस्टिकेट कर लिया, हमको गुलाम बना लिया और हमने अपना हंटर गैदरर वाला जो एग्जिस्टेंस था, उसको छोड़ करके और इंटेंस लेबर और हाई जो हार्ड वर्क था व्हीट के लिए, उधर हम अपने लाइफ को फोकस करने लगे। सो दिस वे वी सी अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम एन ईजियर हंटर गैदरर लाइफस्टाइल टू अ वेरी इंटेंस हाई लेबर डिमांडिंग लाइफस्टाइल जो व्हीट के लिए जरूरी था। सो अगेन अ वेरी नोवेल थॉट ओवर हियर। अब तक हम ये मानते थे कि हमने एग्रीकल्चर किया और हमने क्रॉप्स को टेम किया, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही दिख रहा है कि ये क्रॉप जो है वो हम ही को टेम कर रहा है और डोमेस्टिकेट कर रहा है। तो क्रॉप एक तरह से हमारे मास्टर के फॉर्म में नजर आ रहा है, रादर देन समथिंग दैट वी टेम्ड। मूविंग ऑन, ये पढ़ के ये भी समझ आ रहा है कि शायद इस पैसेज का जो ब्रॉडर पॉइंट है, मेन आइडिया है, वो यही पॉइंट है कि वीट दरअसल में हमें टेम कर रहा था, ना कि हम वीट को टेम कर रहे थे। मूविंग ऑन, this is slightly shorter. Let's once again go for a quick milestone mapping. तो यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ के आइडिया को एक्सपैंड किया गया है और बताया गया है कि कैसे वीट के कल्टीवेशन ने हमारे बॉडी को कमज़ोर कर दिया। पहले हम जब हंटर गैदरर थे, तो हम पेड़ों पर चढ़ते थे, हम होमो इरेक्टस थे, हम सीधे खड़े रहते थे, हमारी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहती थी। लेकिन वीट ने हमको झुका दिया और हमारी बॉडी ने वीट को कल्टीवेट करने का जो प्राइस है वो पे किया। तो जो ह्यूमन स्पाइन्स थी, नीज थी, नेक्स थे, इन सभी पर उसका डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट हुआ और कई तरह की बीमारियां, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेथोरा ऑफ एलिमेंट्स, मतलब बीमारियां हमें हो गई। जैसे आगे एक्सप्लेन भी किया गया है, स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस, हार्नियास। ओके। और एक बार फिर से जो पॉइंट मैंने पिछले पैराग्राफ में इंटरप्रेट किया कि वीट ने दरअसल हमें डोमेस्टिकेट कर लिया और हमने वीट को डोमेस्टिकेट नहीं किया। तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप जो जनरली होनी चाहिए बिटवीन समवन हु कल्टीवेट्स अ पर्टिकुलर क्रॉप, ओके, इट प्रूव टू बी जस्ट द अदर वे और क्रॉप ने हमें डोमेस्टिकेट कर लिया। इसको भी अगर एक लाइन में समराइज करने की कोशिश की जाए, सो इट शोज दैट
this practice of cultivating wheat or agriculture, it harmed human health और इसने हमें मजबूर किया सेटल होने के लिए। तो हमारी जो एजिलिटी थी, हमारा जो मूवमेंट था, जो हंटर गैदरर स्टेज में था, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और हम सर्वेंट्स बन गए और कई तरह की बीमारियों से भी इसकी वजह से हम ग्रस्त हो गए। सो वंस अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ओवर हियर। मूविंग ऑन, एक बार फिर से हम ये देख सकते हैं कि आर्गुमेंटेटिव जो ऑथर का पॉइंट है वो कंटिन्यू हो रहा है। अगले पैराग्राफ में देखें कि क्या इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। सो वी सी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर कि आखिर कैसे वीट ने हमारा जो गुड लाइफ है, कंफर्टेबल लाइफ है हंटर गैदरर वाली, उसको रिप्लेस कर दिया हार्ड लेबर मिजरेबल लाइफ से। और दरअसल वीट ने कुछ भी हमको बेहतर ऑफर नहीं किया था। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो पैसेज में लिखा हुआ है कि इट डिड नॉट ऑफर अ बेटर डाइट बिकॉज ये जो सीरियल्स हैं इनमें न्यूट्रिशन का जो कंटेंट है, लेवल है, वो इंफीरियर होता है। मिनरल्स, विटामिन्स बहुत कम होते हैं। सीरियल्स को डाइजेस्ट करना भी जो है वो डिफिकल्ट होता है और ये हमारे दांत के लिए, हमारे गम्स के लिए भी खराब है। तो एक बार फिर से जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वीट का हमारे फिजियोलॉजी पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ह्यूमन बॉडी पे और ओवरऑल कैसे वीट ने हमारे पूरे लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब किया और हमको पूरी तरह से बीमार कर दिया, इज व्हाट दिस राइट अप सेज। यहाँ पर अगर आप वर्ड्स को ध्यान से देखें तो काफी सारे नेगेटिव वर्ड्स यूज किए गए हैं। लास्ट लाइन में तो उसको सीधे बैड कहा गया है। अभी तक पैसेज की टोन अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो क्रिटिकल है और आयरॉनिक है। ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वीट ने कोई हमें फायदा नहीं पहुंचाया, उल्टा हमारी बॉडी को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और ओवरऑल हमारे वेलबींग को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। आयरॉनिक इसलिए क्योंकि शायद उसे लेकर के बड़ा ऑप्टिमिज्म था कि इससे कुछ बहुत बेहतर इंसानों के लिए साबित होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सो वी कैन कंसिडर द पैसेज टू बी ब्रॉडली ironic and critical in tone। स्टाइल ऑफ द पैसेज अब तक समझ आ रहा है कि आर्गुमेंटेटिव है क्योंकि ऑथर अपना पॉइंट यहाँ प्रेजेंट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल जो वीट को लेकर के पॉइंट है उसका ये काउंटर पॉइंट है। सो इन वन लाइन वी कैन सेफली से दैट wheat actually didn't offer any nutritional advantage, rather it replaced a diverse diet with a very inferior cereal based diet। मूविंग ऑन, तो पैसेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ब्रॉडली हमने सभी पैराग्राफ्स को मैप कर लिया है। 2-3 स्टेटमेंट्स में अगर अब हम एक बार फिर से सोचें कि हमने क्या-क्या पढ़ा, तो हमने व्हीट की हिस्टोरिसिटी पढ़ी, कैसे वो पहले एक ग्रास माना जाता था, लेकिन कुछ ही मिलेनिया में वो एक यूबिक्विटस प्लांट के रूप में इंसानों द्वारा दुनिया के बहुत से हिस्सों में उगाया जाने लगा। हमारा जो हंटर गैदरर वाला एडवांटेज था, जहाँ लाइफ इजी थी, न्यूट्रिशन सुपेरियर था, बॉडी को ये लाइफस्टाइल स्ट्रेंथ देती थी, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। हम वीट के गुलाम बन गए, सेटल्ड लिविंग हो गई और हम वीट को उगाने में फिजिकली खुद को एक्सर्ट करने लगे, उसको हम प्रोटेक्ट करने लगे बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और धीरे धीरे करके हम फिजिकली और एक तरह से बोले तो ओवरऑल हमारा जो वेलबींग है वो कॉम्प्रोमाइज होता रहा। वीट से ना हमें कोई डाइटरी एडवांटेज मिला और ना ही ओवरऑल लिविंग में इसका कोई हमको खास फायदा मिला। Author largely criticizes the introduction of wheat and the shift from hunter-gatherer stage to settled living through agriculture and blaming it entirely upon wheat। Coming to the first question, क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन स्टेम इंपॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट रीजनेबली इन्फर्ड। तो इन्फरेंस का मतलब होता है अवेलेबल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। While answering this question, we should keep in mind we are not supposed to select any idea that provides a positive explanation of what wheat did to our civilization, क्योंकि ऑथर थ्रू आउट द पैसेज wheat को लेकर के क्रिटिकल है, आयरॉनिक है,
वीट को वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक डिसएडवांटेज बता रहा है। लेट्स कीप दिस एट द बैक ऑफ द माइंड व्हाइल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ पॉइंटर्स को यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ए में लिखा है द सक्सेस ऑफ वीट वाज प्राइमरीली ड्यू टू इट्स superior nutritional value. The author contradicts this point and talks about wheat and cereals as low in nutrition. So this is a contradictory point. हम इसे safely eliminate कर सकते हैं. Statement C में लिखा है humans intentionally prioritized wheat over all other crops for efficiency. They did prioritize wheat, but wheat was an efficient crop. This has not been said anywhere in the passage. वीट का एफिशिएंट होना एक पॉजिटिव पॉइंट है, जबकि पैसेज में वीट को क्रिटिसाइज किया गया है। एक बार फिर से पैसेज के टोन को अगर ध्यान में रखते हैं तो हम इस ऑप्शन को सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि लिखा है वीट नेचुरली स्प्रेड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये सही नहीं है। जब वीट ग्रास के फॉर्म में था तो वो सभी जगहों पे नहीं था, लेकिन इंसान ने उसे ग्रेजुअली स्प्रेड किया और it was human intervention that led to the spread of wheat. It did not naturally spread without human intervention. तो ये भी गलत लिखा हुआ है। So going by elimination, the correct option seems to be option B. Option B में लिखा है wheat's global spread was closely tied to human agricultural activity. तो इससे ये पता चलता है कि human beings ने इसको spread किया और एक normal grass के status से इसको god like status दे दिया। So this is very clear. Option B is perfect. Moving on, question number 2 में टोन पूछा गया है। टोन तो हमने ऑलरेडी राइटअप को डिकोड करते वक्त समझ लिया था। टोन जो है वो लार्जली क्रिटिकल है और आयरॉनिक है। क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि पैसेज में वीट के नेगेटिव्स को, फ्लिप साइड को प्रेजेंट किया गया है। आयरॉनिक इसलिए है क्योंकि जो शुरुआत की गई थी वीट को स्प्रेड करने की, जरूर इंसान को लगा होगा कि इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे, लेकिन आखिरकार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सोचा कुछ था, हुआ कुछ और। आयरनी का मतलब ही होता है कि हम जब कुछ और सोचते हैं और कुछ और हो जाता है। सो दिस इज मोर लाइक अ सिचुएशनल आयरनी, और ऑप्शन सही लग रहा है। अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए सेज बुओयंट। बुओयंट जो है वो फोर्स ऑफ बॉयंसी में ये वर्ड आपको देखने को मिलता है। बॉयंट का मतलब पॉजिटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। बॉयंट फोर्स यूजुअली लिक्विड्स में होता है। आर्किमिडीज ने इसको खोजा था, वहीं से ये वर्ड भी बना है। बॉयंट का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर की तरफ पुश करना, जैसे लिक्विड्स चीजों को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। बॉयंट एज अ वर्ड इज वेरी पॉजिटिव, शोज ऑप्टिमिज्म। पैसेज पेसिमिस्टिक है वीट को लेकर के, तो हम बॉयंट को चूज नहीं कर सकते। ऑप्शन डी सेज न्यूट्रल एंड प्योरली डिस्क्रिप्टिव। तो न्यूट्रल टोन नहीं है, क्योंकि ऑथर ने वीट को क्रिटिसाइज किया है, उसके डेट्रीमेंटल पॉइंट्स को बताया है। न्यूट्रल का मतलब है कि ऑथर उसको लेकर के ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। दिस इज व्हाट न्यूट्रल मींस, व्हिच इज नॉट ट्रू। और सेलिब्रेटरी और ऑप्टिमिस्टिक भी बहुत पॉजिटिव है, वो बिल्कुल बॉयंट के ही जैसा है। हेंस सी इज आल्सो इनकरेक्ट। सो गोइंग बाय एलिमिनेशन, ऑप्शन बी, इसे वैसे भी हमने पैसेज को पढ़ते वक्त ही ट्रेस कर लिया था। सो आई थिंक दिस इज अ नो ब्रेनर, और ये एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसमें एक्सेप्ट है, जो कि एक ट्रिकी पार्ट हो सकता है। एक्सेप्ट क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, उनके एलएचएस को चेक करना चाहिए। All of the following are presented as costs of the agricultural revolution for humans except। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को कॉस्ट माना गया है, मतलब हमारे लिए एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन डिसएडवांटेजियस थी, पैसेज में ये लिखा हुआ है। पर चूंकि क्वेश्चन में एक्सेप्ट कहा गया है, मतलब हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को पॉजिटिवली प्रेजेंट करे। Which means out of these 4 options, 3 options are going to present the agricultural revolution in a negative light, whereas one option presents it in a positive light। एक तरह से देखें तो हमें ऑथर के पॉइंट का काउंटर पॉइंट चाहिए। ओके, तो आर्गुमेंट का वीकनिंग आर्गुमेंट चाहिए। लेट्स सी। ए में इंक्रीज्ड फिजिकल लेबर और बॉडीली स्ट्रेन लिखा हुआ है। ये बात तो पैसेज के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर ने फिजिकल लेबर को बढ़ाया, शरीर को झुकाया, और हमको ज्यादा उसे प्रोटेक्ट करना पड़ा। सो दिस इज ट्रू एज पर द पैसेज, बट वी नीड अ स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट और अनट्रू। तो ए नहीं हो सकता।
बी में लिखा है राइज इन हेल्थ इश्यूज लाइक आर्थराइटिस एंड हर्नियाज। ये भी एग्रीकल्चर जब हम प्रैक्टिस करने लगे, खास तौर से वीट को ग्रो करने लगे, तो इस वजह से जो हमारा बॉडी पोस्चर बना, और जो सीरियल रिच डाइट थी, उसके भी अपने कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज थे, जिसकी वजह से आर्थराइटिस और हार्निया। आर्थराइटिस बेसिकली फिजिकल पोस्चर जो हमारा गलत हुआ, उससे हुआ, और हार्निया जो है वो फूड हैबिट जो सीरियल डाइट वाली थी उससे हुआ। ये दोनों ही बातें पैसेज में क्लियरली मेंशन्ड है। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें एक्सेप्ट चाहिए। स्टेटमेंट डी में लिखा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट्स। नेचुरली एग्रीकल्चर ने हमारे हंटर गैदरर वाले कैपेसिटी को पूरी तरह से बदल दिया और हम एक जगह पर रहने लगे वीट को उगाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये भी पैसेज के हिसाब से करेक्ट है, एंड हेंस द आंसर इज रॉन्ग। गोइंग बाय एलिमिनेशन, ऑप्शन सी मेक्स द बेस्ट सेंस, ग्रेटर डाइटरी डाइवर्सिटी एंड इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन। ये तो पैसेज से ठीक उल्टा लिखा हुआ है। कहीं भी पैसेज में इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन का जिक्र नहीं है वीट को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर, रादर न्यूट्रिशन की क्वालिटी डिग्रेड हुई, डाउनग्रेड हुई, पैसेज में ये लिखा हुआ है। सो सी हैपेंस टू बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक स्ट्रेंथनिंग स्टेटमेंट चाहिए ऑथर के आर्गुमेंट का। राइट अप को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू would most strengthen the author's argument that wheat domesticated humans। ये तो पैसेज की थीम ही है कि आप ये मत समझना कि आपने वीट को डोमेस्टिकेट किया, उल्टा वीट ने इंसानों को डोमेस्टिकेट किया। क्वेश्चन में ही उसका आंसर क्लियरली छुपा हुआ है। एक हमें ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। तो पहले जो गलत ऑप्शंस हैं उनके कुछ माइलस्टोन्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। बी में लिखा है वीट कुड ग्रो इन मल्टीपल क्लाइमेट्स विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। पैसेज में क्लियरली लिखा है कि वीट पहले एक ग्रास था, लिमिटेड एरियाज में ग्रो होता था, लेकिन इंसानों ने उसे कई जगहों पर फैला दिया और वो यूबिक्विटस हो गया। तो ये कहना कि विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस वीट ग्रो कर सकता है, ये गलत है, और इस तरह से ये ऑथर के आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन नहीं करेगा, उल्टा ये उसे वीकन कर देगा। सिमिलरली स्टेटमेंट सी में भी कुछ एरर्स हैं। वहां लिखा है ह्यूमंस कल्टिवेटेड क्रॉप्स मेनली फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट मेंशन्ड कैटेगोरिकली इन द राइट अप, तो हम इसे एक्सट्रेनुअस मान करके एलिमिनेट कर सकते हैं। डी में लिखा है हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी हैड शॉर्टर लाइफ स्पैन। ये बिल्कुल उल्टा है, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज हैड ग्रेटर लॉन्जेविटी। सीरियल बेस्ड जो हमारी डाइट थी वीट की वजह से, इससे तमाम हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आए और प्रोबेबली इससे लाइफ स्पैन शॉर्टर हुआ, ना कि हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज से। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, हमें स्ट्रेंथनिंग स्टेटमेंट चाहिए, इसे भी एलिमिनेट किया जा सकता है। सो बाय एलिमिनेशन वंस अगेन ऑप्शन ए मेक्स द बेस्ट सेंस। अर्ली फार्मर्स स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम परफॉर्मिंग रेपिटेटिव एग्रीकल्चरल टास्क्स। ये राइट अप में क्लियरली लिखा हुआ है। और ये जो रेपिटेटिव एग्रीकल्चरल टास्क थे, इन्होंने एक तरह से देखें तो हमें डोमेस्टिकेट कर लिया, क्योंकि हम वीट को प्रोटेक्ट, नर्चर और शेप करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, दिस टाइम वी नीड अ वीकनिंग स्टेटमेंट। कभी कभी इसे अलग तरह से भी क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है, जैसे यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता था विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्गुमेंट एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट लगा देने से ठीक वही बात हो जाती है जो यहाँ पर क्वेश्चन में है। वीकनिंग स्टेटमेंट चाहिए, ऑथर के पॉइंट का काउंटर पॉइंट चाहिए। ऑथर ने बीट को क्रिटिसाइज किया है, आयरॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट किया है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो ऑथर के इस व्यू को कॉन्ट्रडिक्ट करे, वो वीकनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। लेट्स कीप दिस लॉजिक एट द बैक ऑफ द माइंड एंड लुक एट द ऑप्शंस। कुछ गलत ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं, उनके माइलस्टोन्स को मैप कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। उसमें लिखा है वीट रिप्लेस्ड डाइवर्स डाइट्स विद सीरियल बेस्ड कंजम्पशन। तो ये जो स्टेटमेंट है कि वीट ने रिप्लेस कर दिया डाइवर्स डाइट्स को विद सीरियल बेस्ड कंजम्पशन, ये देखें तो ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे ये स्ट्रेंथन कर देगा, क्योंकि पहले हम हंटर गैदरर थे और हम कई तरह की और चीजें खाते थे, लेकिन फिर हम सिर्फ वीट खाने लगे। तो एक तरह से देखें तो ये ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन कर रहा है।
सी में लिखा है ह्यूमन स्केलेटन्स शो इंक्रीज्ड स्ट्रेस इंजरीज आफ्टर एग्रीकल्चर। ये भी ऑथर के पॉइंट को स्ट्रेंथन कर रहा है, क्योंकि वीट को उगाने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे थे और शायद इससे ये इंजरीज हो रही थी, और ये एक तरह से लाइन ऑफ थॉट में ही है। स्टेटमेंट बी में लिखा है वीट रिक्वायर्ड इरिगेशन एंड प्रोटेक्शन। दिस इज अगेन वेरी क्लियरली रिटन इन द पैसेज एंड दिस विल स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। तीनों गलत हैं, तो बाय डिफॉल्ट ए करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशंस एंड टेक्नोलॉजीज। ये काफी पॉजिटिव ऑप्शन है। ऐसा लग रहा है कि वीट के प्रोडक्शन या उसके ग्रोथ की वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो और कॉम्प्लेक्स हुई, डेवलप हुई, और उसकी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हुई। पैसेज में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है, और ये एक पॉजिटिव आइडिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑथर का जो नेगेटिव व्यू है वीट को लेकर के, वो यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, एंड दैट वे दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पैसेज, which of the following best captures the central idea of the passage? central idea मतलब ऑथर का मेन आइडिया या थीम ऑफ द पैसेज या कॉन्टेंशन ऑफ द ऑथर। यहाँ एक बार फिर से टोन काम में आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव आइडियाज को हम सेग्रीगेट कर लें। वीट को लेकर जहां जहां नेगेटिविटी है वो ऑथर का सेंट्रल आइडिया हो सकता है। वीट ने हमें डोमेस्टिकेट किया, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ना कि हमने वीट को डोमेस्टिकेट किया। और वीट ने हमें दरअसल कोई एडवांटेज नहीं दिया, बल्कि उससे ओवरऑल ह्यूमन वेलबींग को डिसएडवांटेज हुआ। इस तरह की बातें जहां कहीं लिखी हैं वो ट्रेस करनी चाहिए। इससे हट करके अगर वीट को पॉजिटिवली प्रेजेंट किया जा रहा है, उसके एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं, तो उन्हें हटा देना चाहिए। तो लेट्स हैव अ लुक एट सर्टेन पॉजिटिव आइडियाज। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वीट जो थी वो ग्लोबली डोमिनेंट इसलिए हुई क्योंकि वो बायोलॉजिकली सुपीरियर थी। पैसेज में उसे कहा गया है कि पहले तो हम उसे ग्रास मानते थे, उसमें ऐसी कोई बायोलॉजिकल सुपीरियोरिटी नहीं थी। ये एक पॉजिटिव आइडिया है, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। मूविंग ऑन, ऑप्शन बी सेज द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इम्प्रूव्ड ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड्स व्हाइल स्प्रेडिंग वीट। जबकि हुआ ठीक इससे उल्टा। स्टैंडर्ड्स जो थे वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, फिजिकल और बॉडीली डिस्कम्फर्ट क्रिएट हुआ, हेल्थ जो है वो खराब हुई। ये भी गलत है। स्टेटमेंट डी में भी एरर है। वहां लिखा है कि लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मिली वीट के डोमेस्टिकेशन से, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये गलत लिखा हुआ है, एंड हेंस स्टेटमेंट सी सीम्स टू बी द राइट वन। लेट्स चेक। Wheat's evolutionary success came at the cost. Please pay attention to the word cost. Cost का मतलब है कि हमको नुकसान हुआ, increased human labor, poor health, reduced lifestyle quality। तो जिसे हम दरअसल सक्सेस समझते हैं वो बहुत भारी कीमत देकर हमको मिली, और हमको उससे ओवरऑल काफी नुकसान हुआ। So statement C appears to be the best statement from among the given statements. This brings us to the end of today's discussion. आज हमने एक थोड़ा अलग अप्रोच फॉलो किया। चूंकि पैसेज लेंथ पैसेज था, तो हमने पैराग्राफ्स को मैप किया और कोशिश की कि हर पैराग्राफ को हम एक लाइन में समराइज करें। हमारा जो फ्रेमवर्क है व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, व्हेन और वेयर, वो तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में था ही। हमने पैसेज के स्टाइल को, पैसेज के टोन को अच्छे से मैप किया, और सिर्फ इतने से ही हम देख सकते हैं कि हमें किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पैसेज में वापस भी नहीं जाना पड़ा, फिर भी हम उसका सही आंसर दे पाए। सो थैंक यू वेरी मच, एंड विल वंस अगेन कैच अप with another write up and try and apply the framework with a different set of ideas and obviously a different set of questions. Thank you.